यह केपलर्स 452 है और यह टैबी का तारा है। दोनों तारे लगभग एक ही आकार प्रकार के हैं और पृथ्वी से समान दूरी पर भी हैं। फिर भी इस टैबी का सितारा यहाँ धूमिल है। और दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव पिछले कुछ सालों में ही आया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, वैज्ञानिक अधिकतर ऐसी अननेचुरल और अस्पष्ट स्थितियों में ही धूमिल होते तारों की खोज में रहते हैं, क्योंकि वे दो मुख्य बातें जानते हैं। एक तो हमें अंतरिक्ष की नई और अनदेखी घटनाओं के बारे में पता चलता है, और दूसरा एक प्रचलित सिद्धांत के अनुसार यदि कोई एडवांस्ड सभ्यता कहीं रह रही है तो ऐसे धुंधले तारे उनकी पहचान का प्रमाण हो सकते हैं, क्योंकि यह संभव है कि किसी एडवांस्ड विदेशी सभ्यता ने उस तारे की एनर्जी को सोखने के लिए इसे एक मेगा स्ट्रक्चर डायसन क्षेत्र से ढक दिया हो। अब आप जानते हैं कि अजीब हिस्सा क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टैबी के मामले में दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है, क्या किसी सभ्यता के लिए इतना विशाल मेगा स्ट्रक्चर बनाना संभव है जो किसी तारे को ढक सके? क्योंकि किसी भी तारे के सामने उसकी सर्कमएम्बुलेशन करने वाले ग्रह लगभग धूल के कणों जितने छोटे होते हैं। दरअसल अगर हम अपने सूर्य के चारों ओर एक डायसन गोला बनाने जाएं, तो इसका आकार इतना बड़ा होगा कि इसकी त्रिज्या हमारी पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच जाएगी। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई सभ्यता है जिसके पास इतनी विशाल स्ट्रक्चर के लिए इतने बड़े संसाधन हैं? और अगर हम फ्यूचर में ऐसा कोई अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हमें किन इंजीनियरिंग और तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या उन पर काबू पाना संभव होगा? खैर, इन सभी दिलचस्प सवालों को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि किसी तारे को आर्टिफिशियल रूप से मानव मेड स्ट्रक्चर से ढकने का इतना दूरगामी विचार कैसे और किन परिस्थितियों में पैदा हुआ। क्योंकि देखिए, 600 साल पहले लियोनार्डो दा विंची, जब वह एक वैज्ञानिक थे, ने कहा था कि उन्होंने जो पहला काम किया वह एक काम कर रहे हेलीकॉप्टर का चित्र बनाना था। इसलिए भले ही उस समय हवाई जहाज नहीं थे, कम से कम पक्षी तो थे जिन्हें वह अक्सर उड़ते हुए देखता था। लेकिन डायसन क्षेत्र के मामले में हमारे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं फिर पूछता हूँ कि इस विचार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी, और जो भी पहली बार इस विचार के साथ आया, क्या उन्होंने इसे लोगों के सामने रखने के बारे में सोचा? तो देखिए, 1950 के दशक के मध्य तक सैटेलाइट बैटरियां आमतौर पर पृथ्वी पर चार्ज की जाने लगीं, और एक बार जब यह सूख गया तो इसे तकनीकी रूप से सैटेलाइट का निपटान कर दिया गया और यह अंतरिक्ष के कबाड़ या मलबे का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन फिर 1968 में नासा ने वैनगार्ड 1 नामक दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जो सौर पैनलों का उपयोग करके अंतरिक्ष में अपनी बैटरी चार्ज कर सकता था। अब हालांकि यह प्रक्षेपण सीधे तौर पर डायसन क्षेत्र से संबंधित नहीं था, लेकिन इस प्रक्षेपण के दौरान नासा के वैज्ञानिक फ्रीमैन डायसन ने कहा कि मेरे मन में कुछ बहुत अजीब था। क्या होगा अगर हम बनाना शुरू कर दें? तो क्या होगा अगर हम एक ही गोला बनाना शुरू कर दें? क्या होगा यदि मनुष्य इन सैटेलाइटों की तरह सबसे पहले सूर्य के चारों ओर सौर पैनल लॉन्च करें और फिर उन सोलर पैनलों को जोड़कर एक गोला बनाना शुरू कर दिया? और फिर तीसरे चरण के रूप में हमने उस गोले के माध्यम से सूर्य से एनर्जी निकालना शुरू किया। अब जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते थे कि उस समय सूर्य की कुल एनर्जी पृथ्वी की सतह पर आती है, केवल आधी ही दिशा में जा पाती है। क्या उस समय वैज्ञानिकों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि सूर्य की एनर्जी की आधी एनर्जी ही पृथ्वी की सतह या ग्रह की सतह तक प्रवेश कर पाती है? केवल यह कुछ भी है, लेकिन इसके विपरीत हमें एक ऐसी जगह के साथ आना था जहां से एनर्जी को ट्रांसफर्ड किया जा सके, और उसी से पृथ्वी पर आक्रमण हुआ। और ऐसा ही हुआ। हमारे आधुनिक सौर पैनल केवल 20% एनर्जी को बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान दक्षता पर भी सभी तरफ से सूर्य को चूसने से हमें कम से कम 5 से 10 गुना अधिक एनर्जी मिल सकती है। और इतनी एनर्जी का क्या मतलब है? खैर, इतनी एनर्जी से हम पूरी पृथ्वी को 1 ट्रिलियन वर्षों तक बिजली दे सकते हैं। और यही कारण था और यही वह युग था जब फ्रीमैन के दिमाग में पहली बार इस दूरगामी विचार का जन्म हुआ। अब जाहिर तौर पर अगर ये आइडिया इतना फायदेमंद है, तो एक समय जब हमें सूरज की एनर्जी धरती पर पड़ती हुई महसूस होने लगेगी, तो शायद हमें इस आइडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एडवांस्ड विदेशी सभ्यता पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रही हो? इतना बढ़िया, यानी कि अगर किसी तारे के चारों ओर डाइसन क्षेत्र या ऐसी कोई स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उस सौर मंडल में एक एडवांस्ड विदेशी सभ्यता एक तारे की उपस्थिति दिखा सकती है। और यह दूसरा कारण था कि फ्रीमैन डाइसन की डाइसन क्षेत्र अवधारणा उस समय की एक बड़ी सफलता बन गई। और उन दिनों एक बुद्धिमान जीवन रूप खोजना उस समय के ब्रह्मांड विज्ञानियों के लिए एक जुनून जैसा था। मतलब कि अभी तक सभी देश एलियंस की तलाश में सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे थे। अब फ्रीमैन के विचार से उन्हें एक दिशा मिल गई। अब उन्हें खुले ब्रह्मांड में केवल एक तारे की खोज करनी थी जो सीमा से अधिक धुंधला हो। और कौन से तारे सामान्यतः सीमा से अधिक धुंधले थे। और आखिरकार कई वर्षों के शोध के बाद 2015 में नासा एक तारा मिला जिसकी चमक तय सीमा से भी कम थी। तो क्या इसके पीछे किसी एलियन सभ्यता का निर्माण किया जा सकता है? एक डाइसन क्षेत्र हो सकता है। खैर, उससे पहले हमें इस सिद्धांत का दृढ़ता से विश्लेषण करना होगा और हमें पुख्ता सबूतों और सबूतों की आवश्यकता होगी कि क्या डाइसन क्षेत्र जैसा मेगा स्ट्रक्चर बनाना व्यावहारिक रूप से संभव है। मान लीजिए आज की आधुनिक तकनीक को अगर हम काल्पनिक रूप से बनाने की कोशिश करें तो यह हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। खैर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक स्टुअर्ट आर्मस्ट्रांग के मुताबिक फ्रीमैन का मॉडल पूरी तरह से अव्यावहारिक है। दरअसल आर्मस्ट्रांग कई सालों से अलग अलग समाधानों पर काम कर रहे थे कि इंसान पृथ्वी के अलावा अन्य जगहों पर कैसे उपनिवेश बना सके। इस बीच उन्होंने फ्रीमैन के डाइसन क्षेत्र के डिजाइन का भी अध्ययन किया और तब उन्हें एहसास हुआ कि इस डिजाइन में दो बड़ी खामियां हैं। सबसे पहले, एक विशाल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कम से कम बृहस्पति के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी जो कि केवल सामग्री है। और अगर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसमें कितना पदार्थ है तो मैं आपको याद दिला दूं, जिस गोले पर आप खड़े हैं और आपको एक दिशा में स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा है उसमें पृथ्वी के समान आकार के 1300 ग्रह हैं। बृहस्पति में फिट हो सकता है। और दूसरी बड़ी खामी, अगर गलती से कोई क्षुद्र ग्रह इस गोले के किसी हिस्से से टकरा गया तो पूरी स्ट्रक्चर असंतुलित होकर आसमान में गिरकर सूरज की रोशनी में गिर जाएगी। मतलब, आर्मस्ट्रांग का विश्लेषण डाइसन क्षेत्र के विचार के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उन्होंने ही इस झटके से वापसी की राह दी थी। फ्रीमैन के विचार का पूरी तरह से दोहन करने के बजाय आर्मस्ट्रांग ने इसे हल करने के लिए एक नया डिजाइन बनाया जो व्यक्तिगत और अलग अलग सौर पैनलों की मदद से व्यावहारिक रूप से सूर्य की एनर्जी को निचोड़ सकता है। उन्होंने इस मॉडल का नाम डाइसन स्वार्म रखा। मूल रूप से आर्मस्ट्रांग के अनुसार पूरे सूर्य को ढकने के बजाय हम बस कुछ क्षेत्रों में सौर पैनल लगा सकते हैं और उनसे सूर्य की एनर्जी निकाल सकते हैं। इस नई स्ट्रक्चर के अनुसार 1 करोड़ सौर पैनल अलग अलग छल्ले के रूप में सूर्य के चारों ओर घूमेंगे। इन सौर पैनलों का मुख्य क्षेत्र रिफ्लेक्टर से ढका होगा और फिर वे सूर्य के प्रकाश को सौर कोशिकाओं की ओर डायरेक्टेड करेंगे ताकि यह एनर्जी उत्पन्न कर सके। और फिर वे इस एनर्जी को माइक्रोवेव विकिरणों में परिवर्तित करके किरणों के रूप में पृथ्वी पर भेजेंगे। अब विशेष रूप से माइक्रोवेव विकिरण यहाँ हैं क्योंकि केवल दृश्य प्रकाश माइक्रोवेव और रेडियो तरंगें ही पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर सकती हैं और इनमें से संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और ऐसे में यदि एनर्जी का संचरण रेडियो के माध्यम से होता है तरंगे, तो संचार में व्यवधान की समस्याएं होंगी और दृश्य प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करते ही बिखर जाता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम के माध्यम से एनर्जी भेजने का कोई मतलब नहीं है और इसीलिए माइक्रोवेव को चुना गया। डाइसन झुंड से आने वाली एनर्जी माइक्रोवेव विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आएगी। उसके बाद उन विकिरणों को विभिन्न प्रकार की एनर्जी में परिवर्तित करके उपयोग किया जाएगा। इस पूरे डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई क्षुद्र ग्रह सौर पैनल से टकराता है तो केवल वह सौर पैनल नष्ट होगा, न कि पूरी स्ट्रक्चर। तो यहां आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मस्ट्रांग में एक छोटे से बदलाव ने इस डाइसन क्षेत्र की एक बड़ी खामी को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी ये तो घोड़े के आगे गाड़ी लगाना है, क्योंकि
डायसन झुंड से एनर्जी को पृथ्वी पर लाने से पहले इन 1 करोड़ सौर पैनलों को कैसे बनाया जाए और उन्हें अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाए, यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आवश्यक संसाधन हमें कहाँ से मिलेंगे? इसलिए जब आर्मस्ट्रांग ने डायसन झुंड को बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों के द्रव्यमान की गणना की, तो उन्हें पता चला कि भले ही वह उन छोटे सैटेलाइटों का एक घेरा बना रहे हैं, फिर भी इसे बनाने के लिए लगभग उतनी ही मात्रा में सामग्रियों की आवश्यकता होगी डायसन क्षेत्र बनाने के लिए। और अगर हमें इतनी सामग्री की जरूरत है तो हमें बुध और मंगल ग्रह से सामग्री निकालनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें इन दोनों ग्रहों पर सौर पैनलों का निर्माण सेटअप विकसित करना होगा। साथ ही वहां पैनल बनाने के बाद उन्हें सीधे सूर्य की ओर लॉन्च करने के लिए हमें एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी स्थापित करना होगा। यानी संक्षेप में कहें तो यह पूरी प्रक्रिया इंसानों के लिए तभी संभव होगी जब हम अपने लिए दूसरे ग्रहों पर जाकर रहेंगे, क्योंकि उस स्थिति में हम डायसन स्वार्म को बनाने और लॉन्च करने के लिए सेटअप स्थापित करने में सक्षम होंगे। और कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इस स्तर तक पहुंचने में मानव सभ्यता को लगभग 1000 साल लगेंगे। मतलब कुल मिलाकर डायसन स्फीयर या डायसन स्वार्म जैसा आधुनिक मेगा स्ट्रक्चर बनाना और उसकी मदद से तारे की एनर्जी को निचोड़ना हमारे लिए किसी एलियन सभ्यता के लिए बहुत मुश्किल है। और इस वजह से अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि तभी तारा जो 2015 में धुंधला दिखाई दिया था, संभवतः डायसन क्षेत्र के कारण नहीं था, लेकिन धूल के बादल के कारण जो शायद इसे धुंधला बना रहा है। आखिरकार हाल ही में बेटेलगेउस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसके मामले में भी शुरुआत में कहा गया था कि यह अननेचुरल रूप से धुंधला हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इसके मंद पड़ने के पीछे एक बड़ा धूल का बादल था जो इसे ढक रहा था। लेकिन मान लीजिए कि फ्यूचर में हम किसी तरह यह पता लगा सकेंगे कि कितना आगे बढ़ चुका है, तो क्या यह अब भी हमारे प्रयासों के लायक होगा? क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार बुध से पदार्थ निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी कि हम सूर्य से मिलने वाली आधी एनर्जी खर्च कर देंगे। और इस काम में अगर हम मंगल ग्रह से सामग्री निकालने की एनर्जी भी जोड़ दें, तो इसे बनाने में डायसन स्वार्म से ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। ये वैसे ही हुआ जैसे कोई आपको 20,000 रुपये दे रहा है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको 40,000 रुपये की जरूरत है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी तुलना में हमें जो परिणाम मिलेगा वह एनर्जी अर्थशास्त्र के अनुसार कम लाभदायक होगा। लेकिन हाँ, यह भी संभव है कि हम इस एनर्जी अर्थशास्त्र की गणना अपनी वर्तमान तकनीकी प्रगति के आधार पर कर रहे हों।